आपने प्रश्न पूछा है कि एल्केमी के विषय में मेरे क्या विचार हैं। एल्केमी एक बहुत मज़ेदार केस है फॉर द इनफॉर्म्ड, आप कह सकते हो, जिसमें पुराने लोग ऐसा मानते थे कि वो लोहे को सोना बना लेंगे। और पारस पत्थर की कल्पना हर संस्कृति में रही है। मतलब एवरी कल्चर हैज टॉक्ड अबाउट कन्वर्टिंग, कि भाई लोहा है और एक पत्थर से उसे स्पर्श कराया और वो सोना बन गया। हैरी पॉटर और फिलोसफर स्टोन तक ये सारी कथा चलती हुई आती है। देखो, मॉडर्न साइंस ये मानती है कि एल्केमी मनोरंजन के अलावा और फैंटेसी के अलावा और कुछ नहीं है। हमारे पास एक प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, जो कहता है कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय नॉर्मली। मतलब अगर गोल्ड का एटम है तो वो हमेशा गोल्ड का रहेगा, अगर आयरन का एटम है तो हमेशा आयरन का रहेगा। कभी भी वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स जुड़ते हैं, टूटते हैं, लेकिन वो खुद अपना रूप नहीं बदल सकते जब तक न्यूक्लियर रिएक्शन ना हो जाए, जो कि एटम बॉम्ब्स वगैरह में होते हैं। इसके अलावा कभी ऐसा नहीं होता था। अल्केमी वैसे तो फैंटेसी मान के खारिज कर दी जाती है, लेकिन अगेन दिस इज ऑफ द रिकॉर्ड, है ना। मतलब ये अगर आप केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से देखें तो ये अंधविश्वास के अलावा और कुछ नहीं है। मेरे निजी विचार अलग हो सकते हैं, पर ये निजी विचार हैं। और कई लोग इनको साइंस मानते भी नहीं, इसको स्यूडो साइंस या साइंटिफिक फैंटेसी माना जाता है। मेरा मानना यह है कि अगर मनुष्य के दिमाग में कोई चीज़ आई है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो इतनी अलग अलग संस्कृतियों में इतने समय से है। अगर आप भारत में संस्कृत काव्य को पढ़ें तो उसमें भी जैसे भारत के बहुत पुराने बहुत मशहूर रसायनज्ञ थे नागार्जुन। एक तो हमारे वो साउथ में नागार्जुन हैं जो बड़े हीरो हैं, है ना, तो वो अलग हैं, है ना। अब ये पुराने नागार्जुन कैसे थे, तो ये केमिस्ट्री के बहुत बड़े आचार्य थे और उसको हम रसायन विद्या बोलते थे। तो ऐसा माना जाता है कि उनके पास ऐसी शक्तियां थी कि वो उड़ सकते थे। मतलब वो कुछ ऐसा कोई केमिकल बना लेते थे और उसको लगाकर उड़ जाया करते थे, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। एंड काफ़ी मतलब मज़ेदार किस्से संस्कृत के नाटकों में भी इस तरह से या किस्से कहानियों में मिलते हैं पुराने उनके। वो कितने सत्य हैं, कितनी फैंटेसीज हैं, कोई नहीं जानता, है ना। अभी तो वो फैंटेसीज ही माने जाते हैं। पर कहने का मतलब ये है, एक कॉमन फैंटेसी जो पूरी दुनिया की माइथोलॉजी में मिलती है, यहाँ भी मिलती है, वेस्ट में भी मिलती है, जापान में भी मिलती है, चाइना में भी मिलती है। तो क्या वास्तव में एक तो हो सकता है कि बकवास हो, दूसरा लोहे से ही गोल्ड बनाने का स्यापा क्यों। किसी ने लेड से गोल्ड बनाने की चर्चा नहीं करी, टिन से गोल्ड बनाने की चर्चा नहीं करी। लेड और टिन भी बड़े पॉपुलर थे, उनको यूज कर लेते हैं। वो लोहे पर ही क्यों आमदा रहते हैं, अलग अलग संस्कृतियां। तो हो सकता है कोई तथ्य हो। जब हम साइंस की बात करते हैं तो सही साइंटिफिक एप्टीट्यूड तो मेरे ख्याल से वो है कि हम हर संभावना पर विचार अवश्य करें। हम आउटराइट किसी को कहते कि नहीं नहीं अंधविश्वास है या ये चीज़ सही नहीं है, तो फिर हम नई साइंटिफिक थ्योरीज को जगह नहीं देंगे। जैसे जब वो डेल्टन साहब की वो थ्योरी थी एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, या वो छोटू मोस्ट एटम पार्टिकल होता है एटम, बाद में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो तब के वैज्ञानिकों ने बहुत मजाक उड़ाया था थॉमसन का। साइंटिफिक जर्नल्स में ऐसे कार्टून छपे कि थॉमसन का दिमाग खराब हो गया है, और जिस तरह से थॉमसन ने एटम को तोड़ के इलेक्ट्रॉन बना दिए हैं, ऐसे ही थॉमसन का क्योंकि दिमाग खराब हो चुका है तो उनका दिमाग काट कर ही उन्होंने ये थ्योरी बनाई है। तो उन्होंने मतलब एक ठीक ठाक बेइज्जती करी थी थॉमसन की, कोई ऐसा नहीं है कि कोई वो, लेकिन और बाकायदा साइंटिफिक जर्नल्स की मैं बात कर रहा हूँ जिनकी इज्जत है, दे ऑल्सो कमेंटेड लाइक दिस, which I think is a very unscientific way of looking at science. We should be open to possibilities. अब वो लोहे से सोना बनता है नहीं मैं नहीं जानता, आज तो किसी को नहीं पता कि बनता है, लेकिन ऐसा एक एक अगेन एक अजीब सा एक ऑफ ट्रैक थॉट प्रोसेस जरूर है। कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है ना जिनका कोई बहुत कंक्लूसिव आंसर नहीं है। जैसे हमारे एक प्रोफेसर थे आए थे, वो कहते थे कि देखो कुछ एक अजीबोगरीब चीजें देखने में आती है, जैसे हाथी को देखो तुम। तो हाथी विशाल होता है, सब जानते हैं बहुत विशाल होता है, 3 से 5 टन वजन होता है हाथी का,
और पैदा होते समय तो वो इतना विशाल नहीं होता। हाँ जी। और खा खा कर बड़ा हो जाता है। क्या खाता है? पेड़ पौधे खाता है, पत्ते खाता है, शाकाहारी होता है हाथी। तो पेड़ पौधे फल फूल जो भी वो खाता है, केमिस्ट्री के हिसाब से ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और जिसको कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला नहीं पता उसके लिए बता दूं कि कार्बन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट्स होते हैं इसमें। और हाथी का जो शरीर है उसमें मांस बहुत होता है। मांस क्या है? प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स में क्या है? उसमें नाइट्रोजन के एटम अवश्य होते हैं, उसमें नाइट्रोजन होती है। तो एक सवाल जो वैज्ञानिकों के मन में आया वो ये कि जब हाथी खाने में कभी कोई ऐसी चीज खाता ही नहीं जिसमें नाइट्रोजन हो सिग्निफिकेंट मात्रा में, ठीक है थोड़ी बहुत नाइट्रोजनस पदार्थ चले जाते होंगे खाने के साथ, लेकिन ऐसा नहीं कि हाथी अंडे खाता है या वो दाल खाता है या वो ऐसी कोई स्पेसिफिक कहते हैं ना कि इसमें है प्रोटीन, इसमें है विटामिन्स और इसमें है ये, वो कोई उस तरह के वो एनर्जी ड्रिंक्स भी नहीं पीता हाथी, है ना। तो इतना यार 5-5 टन वजन कहाँ से लाता है फिर इतनी सारी नाइट्रोजन? मतलब वैज्ञानिकों ने बताया बाकायदा उसके जो आहार था उसमें नाइट्रोजन की परसेंटेज निकाली कितनी है और बड़ी नेग्लेजिबल सी थी। उन्होंने कहा इतनी सारी नाइट्रोजन पैदा कहां से कर लेता है, ये नाइट्रोजन कहां से आती है? खाएगा तभी ना आएगी कहीं ना कहीं से। तो एक दो ऐसे वैज्ञानिक जिनको बाद में बिरादरी बाहर कर दिया गया, उन्होंने एक बड़ी बोल्ड हाइपोथेसिस दी। उन्होंने कहा ये हाथी जो है ये केपेबल है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशंस का। मतलब कि ये जो कार्बन या नाइट्रो ऑक्सीजन के एटम्स है ना, इनको कन्वर्ट करके नाइट्रोजन बना लेता है। अब ये एक बहुत ही स्कैंडलस थ्योरी है, बहुत स्कैंडलस, मॉडर्न साइंस के हिसाब से बिल्कुल ये अछूत थ्योरी है, लोग इसे ठीक नहीं मानते। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि ये संभव तो शायद हो। कैसे संभव हो? उनका ये कहना है कि देखो हम एक 3 डायमेंशनल दुनिया में रहते हैं, 3 डायमेंशंस हैं, है ना। अब जैसे उन्होंने कहा कि मान लो कोई 2 डायमेंशनल दुनिया है, जैसे जैसे किताब ही है या कोई चपटी कोई दुनिया है, तो इंसान उसमें इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, कूद नहीं सकता, है ना, क्योंकि 3rd डायमेंशन उसके लिए है ही नहीं, तो वो पलट नहीं सकता। तो उसके लिए मतलब दुनिया का जो अनुभव होगा एक बहुत अलग किस्म का होगा। और यदि उस अगर 2 डायमेंशन वाले वर्ल्ड में जिसमें हम कहें कि भाई यहां पर कोई आदमी है, वो यहां से ऊपर आए और यहां पे यहां आ जाए, तो 2 डायमेंशन में ऐसे लगेगा कि वो यहां से गायब हुआ और यहां प्रकट हो गया, जबकि वास्तव में वो 3rd डायमेंशन में ट्रेवल कर रहा था। पर जिस जीव को सिर्फ 2 डायमेंशंस का अनुभव है उसके लिए तो एक चमत्कार की तरह होगा कि भाई ये यहां से गए और यहां प्रकट हो गए, बड़ी बात है। तो ऐसे भी वैज्ञानिक हैं जो मैंने देखा है जिन्होंने कहा है कि n डायमेंशनल वर्ल्ड्स हैं, कुछ कहते हैं कि 11 डायमेंशनल वर्ल्ड्स हैं, ऐसी चर्चाएं होती रहती हैं। पर ये तो इस बारे में बड़े लोग तो लगभग एक मत हैं कि डायमेंशंस 3 ही नहीं होती, इससे ज्यादा होती है। इंसान उन डायमेंशंस को एक्सेस नहीं कर पाते, अलग बात है, वो होती अवश्य है। शायद ऐसा संभव हो कि कुछ ऐसे डायमेंशनल गेट्स हों जहां से हम दूसरे डायमेंशंस को एक्सेस कर पाते हो, और जब हम वहां इस मटेरियल को ले जाएं तो वहां ये ट्रांसम्यूटेशन बड़ा कैजुअल हो जाता हो, जिसके लिए यहां बड़ी माथाफोड़ी करनी पड़ती है, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने पड़ते हैं, वहां पर कैजुअली हो जाता। आई डोंट नो, है ना। लेकिन एज यू नो पीपल ऑफ साइंस, आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई वी शुड नॉट बी ओपन टू सच पॉसिबिलिटीज। हर चीज पहले कल्पना होती है और धीरे धीरे जब लोग उसके बारे में सोचते हैं, खोजते हैं, देखते हैं, तब पता लगता है कि ये सही थी या झूठ। तो किसी आइडिया को एकदम रिजेक्ट कर देना कि नहीं 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 ये नहीं होता, ऐसा नहीं है, ये तो फिर एक बड़ा डॉगमा जैसा हो जाता है, ये साइंस नहीं है। तो जिसको आज हम साइंस फिक्शन या कपोल कल्पना या परिकल्पना मानते हैं, कौन जाने कि वो सत्य की ऐसी डिमेंशन हो जो अनंत नई संभावनाओं के द्वार खोल दे। आई डोंट नो।